तो आज हम 8वीं कक्षा का वारिस कौन, जो विभा रानी लेखिका जी ने लिखा है, इस पाठ का हम वाचन करेंगे। मैं टीचर शारदा आपके सामने ये पाठ प्रस्तुत करने वाली हूँ और अगले वीडियो में इसका स्वाध्याय हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। लेखिका विभा रानी ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, यानी बहुत बुद्धिमान है। अलग अलग क्षेत्रों में उनका जो कार्य है वो उल्लेखनीय है। जैसे कि हिंदी एवं मैथिली की ये राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। यहाँ पर हिंदी भाषा तो आपको पता है, उसी तरीके से मैथिली भी एक तरीके की भाषा है जो बेसिकली मैथिली क्षेत्र में मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। मिथिला क्षेत्र जो है ये बिहार और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को मिलाकर सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया गया है, तो वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। तो विभा रानी जी का कार्य सचमुच बड़ा है। आपने गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला एवं बाल विषयों पर लोकगीत, लोक साहित्य के क्षेत्र में अभी भी निरंतर काम कर रही है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झाँ के किस्से, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, समरथ कैन ऐसे और बिल टेलर की डायरी, ऐसा उनका लेखन है। तो आज आप जो कहानी देखने वाले हैं, वारिस कौन, ये एक संवादात्मक कहानी है। विभा रानी जी का कहना है कि हमें अगर उत्तम फल या अच्छा रिजल्ट पाना है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो हमें समय और साधनों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, अब जो वर्तमान स्थिति हमारी है शायद ऐसी ही है। आज आप जो है घर बैठकर जो इस समय का उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, इसके द्वारा जो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी साधनों का उपयोग कर रहे हैं, ये जैसे मानो ये बात इस कहानी के द्वारा हमें लागू होती है। तो अगर हम ऐसे समझदारी से काम करेंगे तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। और यही बात इस कहानी में लेखिका ने बताने की कोशिश की है। और वैसे भी कहानी तो सबको पसंद होती है। तो एक राजा जो है, राजा और उनकी 4 बेटियां, इनकी ये कहानी है। तो चलिए हम देखते हैं। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा, यानी अपना राजकारभार। आपको पता ही है ना, राजा होता है और फिर उसका वारिस होता है, और जो कार्य देखेगा राजा के बाद तो उसको राजपाट, राजकारभार सौंपा जाता है। तो राजा ने सोचा कि क्यों न मैं ऐसा कुछ करूं जिनसे मुझे पता चले कि सचमुच इन चारों बेटियों में से कौन इसकी सही हकदार है, वो मैं जान सकूं। तो इसके लिए उन्होंने एक फैसला लिया और उन्हें अंत में एक उपाय भी सूझ गया। तो वो उपाय क्या है? उन्होंने क्या किया, राजा ने एक दिन अपनी चारों बेटियों को बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और उनसे कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा, तब तुम मुझे वापस कर देना। एक तरीके से राजा ने अपनी चारों बेटियों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, चारों बेटियों को 100-100 दाने दिए और कहा कि हाँ, मैं ये दाने आपसे 5 साल बाद मांगूंगा। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। फिर अभी देखिएगा, ये दाने मिलने के बाद उन पर क्या परिणाम हुआ। मतलब एक एक करके हम इसमें देख सकते हैं कि बड़ी बहन जो है उसने ये दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए, क्योंकि उसने क्या सोचा कि आज से 5 साल बाद
पिताजी को इन गेहूं के दानों की याद भी रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसके लिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं और वो दाने फेंक दिए। और फिर बाद में उसने ये भी सोच लिया था कि अगर पिताजी को याद भी हुआ तो मैं उन्हें भंडार घर से लेकर दूंगी। तो उसने ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं लेनी चाहिए पहली लड़की ने। फिर जो दूसरी बहन थी उसने क्या किया, इन दानों को चांदी के डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी। अभी ये बात तो आप भी सोच सकते हैं बच्चों कि 5 साल के बाद इन दानों का क्या हर्ष होगा। लेकिन यही तो बात होती है कि आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं उस पर आपका भविष्य या आपके आगे की ज़िंदगी डिपेंड करती है। लेकिन इसने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और वे दाने एक मुलायम सी थैली में, लाल थैली में, कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में संदूकची में रख दिया और वो कुछ ज़्यादा नहीं सोच पाई। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका मैं क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक मतलब अभी भी बच्ची थी। शरारतें करना उसे पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने उन दानों को भुनवा कर खा लिया और खेल में वो मग्न हो गई। वो छोटी थी, उसको तो इतनी समझ भी ज़्यादा नहीं लग रही थी और उसने उन दानों को खा लिया। जो तीसरी थी, जो सोच रही थी केवल कि मैं क्या करूं, तो उसने क्या किया, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, उसको ये भरोसा था कि पिताजी ने जो उन्हें ये काम दिया है या पिताजी ने जो उन्हें ये दाने दिए ये यूं ही नहीं दिए हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा, कोई उनका हेतु होगा। पहले तो उसने अभी अपनी दूसरी बहनों की तरह इन्हें सहेज कर रखने की सोची, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो सोच और समझदार थी। उसने 2-3 दिनों तक वह सोचा कि अभी ये क्या करूं, और फिर बाद में सोच विचार कर उसने वे दाने खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में बो दिए। समय पर क्या हुआ, उन दानों में से अंकुर फूटे, फिर पौधे तैयार हुए और फिर उसमें से दाने निकल आए। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उसे बो दिए। इस तरह उसने 5 वर्षों तक ऐसा कार्य किया। जो दाने उगते थे वो उन्हें निकाल लेती थी और फिर बो देती थी, और इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारा गेहूं तैयार हो गया। तो देखिए कितनी उसने अच्छी बात कही थी यहाँ पर। फिर क्या हुआ, 5 साल के बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया, क्योंकि देखिए राजा ने डिसाइड किया था या तय किया था कि मैं परीक्षा लूँगा, तो इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि वे भूल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बराबर से 5 साल के बाद सभी बहनों को बुलाया आज से, और उन्होंने कहा कि मैंने जो दाने तुम्हें दिए थे 5 साल पहले वो कहाँ है, वे दाने मुझे आपको वापस करने हैं, कहाँ है वो दाने, ऐसे राजा ने लड़कियों को पूछा। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्योंकि जो दाने उसने लाए थे लड़की ने वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे या ताज़े थे। तो राजा तो उतने समझदार थे ही, वे तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये दाने अभी अभी के हैं, इसलिए उन्होंने पूछा। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने कड़क कर पूछा तो उसने सच्चाई बोल दी कि उसने वो दाने कहाँ से लाए थे। वे उसने भंडार घर से लाए थे। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली यानी मुलायम कपड़े की वो जो खोल वाली कपड़ा था उसमें जो उसने समेट के वो दाने रखे थे
वे डिब्बी उठा लाई, चांदी की डिब्बी में रखा था उसने, वो लेके आई और फिर उसने देखा तो क्या हुआ, वे राजा ने देखा तो क्या हुआ, वे दाने सड़ गए थे, पूरे खराब हो गए थे। अभी तीसरी जो राजकुमारी थी उसे राजा ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको मेरे साथ यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और वहाँ मैं आपको लेकर जाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है उसने क्या किया होगा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हुए हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो छोटी राजकुमारी ने जवाब दिया, इससे हमें ये बात समझ में आती है कि कई बार हम हमारे जीवन में लापरवाही बरतते हैं और फिर कोई सोच समझकर काम नहीं करने की वजह से उसका जो परिणाम होता है वो फिर हमें कुछ मिलता नहीं है अच्छा खासा। जैसे कि अगर समझो कोई बच्चा है, पूरे साल आराम करेगा, पूरे साल मज़े करेगा और जैसे ही परीक्षा आती है उसे उस बात की फिर कोई इच्छा या कोई शक्ति उसमें रहती नहीं है कि अभी जाने दो, क्या करूँ, हो गया। और इस तरीके से फिर लापरवाही जब अगर हम बरतते हैं तो फिर उसका परिणाम कुछ भी नहीं आता है। ये एक बचकानी हरकत हम मान सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। और फिर क्या हुआ, ये सभी के उत्तर सुनकर राजा को बहुत निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उसने क्या कहा था कि पिताजी आपको मेरे साथ यहाँ से थोड़ी दूर चलना पड़ेगा, तभी मैं आपको इसका जवाब दूंगी। तो थोड़ी बहुत उम्मीद राजा को बची थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि वे गेहूं के दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ, मतलब राजा ऐसे बोल ही रहे हैं, तब तक जो रथ है वो हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ, मतलब गेहूं की जो बालियाँ हैं वे हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। और राजा को ये देखते ही खुशी होने लगी कि हाँ, कुछ तो मतलब अच्छी बात तीसरी राजकुमारी ने की है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार कर ली है। तो सचमुच ये जो तीसरी राजकुमारी थी, इसने जो समझदारी, जो होशियारी दिखाई थी, ये अब राजा के सामने आई थी कि उसने उन 100 दानों को बोकर फिर उससे जो फसल बनाई वे आज उन्हें दिख रही थी। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि सच में तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, मतलब तुम ही मेरे राज्य की सच्ची वारिस हो। ये राजा ने घोषित कर दिया, क्योंकि राजा को पूरा विश्वास था कि अगर मैं तीसरी राजकुमारी को राजपाट सौंपूंगा तो यह राजकुमारी उस राजपाट को मतलब अच्छे से संभालेगी या राज्य का बहुत अधिक ध्यान रखेगी। ये विश्वास राजा को आ गया था और इसीलिए उन्होंने अपनी तीसरी बेटी को राज्य की उत्तराधिकारी बना दिया।
तो स्टूडेंट्स, आपको इस पाठ से क्या सीखने को मिला कि हाँ, राजा की तीसरी बेटी ने समय और साधनों का सही इस्तेमाल करके समझदारी से काम किया था और फिर राजा प्रसन्न हो गए और इस प्रकार उन्होंने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो हमें भी हमारे जीवन में हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और समय साधनों का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ये कहानी हमें बयां करती है और इस प्रकार मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आप ये रीडिंग बार बार कीजिएगा ताकि इसका स्वाध्याय आप ठीक से कर सके। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।